और आइए अब यह खबर कश्मीर से। बुहरान वानी, जिसे खत्म करने के लिए न सिर्फ अर्धसैनिक बल बल्कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक पूरी योजना बनाई और उसे मारना ही पड़ा, क्योंकि बुहरान वानी आतंक के पूरे कारोबार को आगे बढ़ा रहा था और सैनिक कार्रवाई में उसकी मृत्यु हुई। अब जो तमाम लोग जो कि शोक कहा जा रहा है कि पिलेट गन्स की वजह से या बुहरान वानी के मृत्यु के बाद जो कश्मीर में आंदोलन शुरू हुआ था उसकी वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ उसके लिए सरकार मुआवजा देगी। अब मुआवजे की लिस्ट में बुहरान वानी का परिवार भी है। जहां बुहरान वानी के भाई का नाम शामिल किया गया है उस मुआवजे की लिस्ट में, और वो इसलिए क्योंकि उसका भाई यानी कि बुहरान वानी पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। तो क्या एक आतंकी के परिवार को सरकार मुआवजा देगी? और अगर ऐसा है तो सवाल यह उठता है कि अगर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है तो अब तक जितने आतंकी मारे गए हैं हिंदुस्तान में, उन तमाम आतंकियों के परिवार वालों को सरकार ने मुआवजा क्यों नहीं दिया? और अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये अलहदा कानून बना रही है तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए आतंकवाद की परिभाषा हिंदुस्तान की आतंकवाद की परिभाषा से अलग है? देखिए रिपोर्ट। खालिद वानी, यही था बुरहान वानी के उस भाई का नाम जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया था और पिछले साल अप्रैल के महीने में वो एक एनकाउंटर में ढेर हो गया। महबूबा सरकार ने जिन परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है उनमें खालिद वानी का भी नाम शामिल है। खास बात ये कि ये रकम उस नियम के तहत दी जा रही है जिसमें आतंकी गतिविधियों के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जाता है। अगर हम इस ऑर्डर की माने तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन सिविलियंस को देती है। अगर सिविलियंस मारे जाते हैं, चाहे वो क्रॉस फायर हो, चाहे वो प्रोटेस्ट क्लैशेस हो, तो उन फैमिलीज़ को एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाता है। वहीं अब जाकर ये देखना होगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज इसको कैसे देखती हैं। तो क्या महबूबा सरकार की नज़र में खालिद वानी एक आतंकी नहीं था? और अगर था तो क्या अब सरकार आतंकियों के परिवारों को भी मुआवजा देगी? क्या सियासी फायदे के लिए महबूबा सरकार ने मुआवजे का ये दांव खेला है? इसी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। डीसी पुलवामा ने ये भी कहा है कि ये लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। अगर लोगों को इस डिसीजन से आपत्ति है तो आगे जाके इस डिसीजन को रिवोक भी किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। हम ये सवाल आपके सामने दोबारा रख रहे हैं। एक आतंकवादी के मारे जाने पर क्या उसका मुआवजा उसके परिवार को मिल सकता है? बुहरान वानी का भाई खालिद वानी, जिसके मारे जाने पर बुहरान वानी के परिवार को अब मुआवजा दिया जा रहा है। सवाल यह उठने लगा है कि आखिरकार ऐसा क्यों? हम आपको जरा बता दें कि खालिद वानी आखिरकार है कौन। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था बुहरान वानी और उसका छोटा भाई है खालिद वानी। खालिद वानी हिजबुल का ओवरग्राउंड यानी कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला वर्कर बताया जाता है। एनकाउंटर में मारे जाने से पहले खालिद वानी पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा था और 13 अप्रैल 2015 को खालिद वानी दक्षिण कश्मीर के वांचू इलाके के जंगलों में मारा गया था और वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बुहरान वानी के भाई जो कि खालिद वानी है, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बताया जाता है, उसकी मृत्यु पर परिवार को क्यों मुआवजा दिया जा रहा है? अब हम आपके बारे में सिर्फ ये सामने रखना चाहते हैं कि 100 दिनों से भी ज्यादा तक घाटी में कोहराम मचा रहा, कर्फ्यू रहा, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, तमाम व्यवसाय बंद रहे। तनाव और हिंसा के बीच 91 लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार उन सुरक्षा बलों के जवानों की मृत्यु के बाद क्या यह माना जाएगा कि आतंकवादियों के परिवार वालों को अब मुआवजा दिया जाएगा? क्या इससे हम उन तमाम शहीदों का अपमान नहीं कर रहे? आज उनकी शहादत को क्या हम जलालत में तब्दील नहीं कर रहे अगर हम आतंकवादियों के परिवारों को अब मुआवजा देने लगे हैं? सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा, खास करके बीजेपी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की साझा सरकार है। आइए अब दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। खबर इस खतरे से जुड़ी है जिसकी धमकी को संसद को निशाना बनाने का है। आप सोच रहे होंगे कि दरअसल आज क्या बात है। 13 तारीख है, 13 दिसंबर। संसद पर आज ही के दिन हमला हुआ था जैश-ए-मोहम्मद का, लेकिन अब यह हमला हकीकत में नहीं होने जा रहा है। यह हमला वर्चुअल हमला है, यानी कि एक हैकर्स ग्रुप जिसका नाम लीजन है, उसने ये
अब धमकी दी है कि वो संसद की वेबसाइट को हैक करेगी। इस हैकिंग ग्रुप ने अब तक कई सरकार की तमाम एजेंसियों के वेबसाइट्स को हैक किया है। इसने ट्विटर अकाउंट्स बड़े बड़े नामचीन लोगों के हैक किए हैं और यह प्रदर्शित करना चाह रहा है कि कैसे हिंदुस्तान में जो तमाम इंटरनेट सुविधाएं हैं या फिर जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, उन तमाम चीज़ों में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी हैकर उन्हें हैक कर सकता है और आपकी खुफिया जानकारी निकाल सकता है। अब जरा सोचिए कितना बड़ा खतरा आज हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है। अगर लीजन के हैकर्स ने संसद की वेबसाइट को हैक कर लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लीजन ने ऐलान किया है कि अब sansad.nic.in पर हमारी नजर है। इसके जरिए बड़े बड़ों की जानकारी सामने आ जाएगी। हम आपको बता दें कि sansad.nic.in के ईमेल सर्वर का ही इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी करते हैं। लीजन वही हैकर ग्रुप है जिसने पहले विजय माल्या और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अकाउंट हैक किया था। अमेरिकी मीडिया में लीजन के एक सदस्य ने हालांकि ये कहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर हैकिंग उनका मकसद नहीं है, लेकिन हैकर्स की फितरत देखते हुए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साइबर क्रिमिनल्स ने अपने पैंतरे बदल दिए हैं। पहले वो हैक किया करते थे, बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करते थे। अब होता है कि वो खुली आपको चुनौती देते हैं कि हम आपके फला वेबसाइट को हैक करने वाले हैं, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। लीजन के कुछ अज्ञात सदस्यों ने भारत में बैंकिंग सिस्टम को भी कमजोर बताया है, जिसके चलते अंदेशा जताया जा रहा है कि sansad.nic.in के साथ ही ये हैकर्स कहीं बैंकों को भी निशाना न बनाएं। आतंकी हमले के बाद संसद की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए, लेकिन अब खतरा साइबर हमले का मंडरा रहा है, जिससे निपटने के इंतजाम नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। और ये हमला अगर संभव हुआ तो आतंकी हमले से कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वीडियो कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब वर्धा की बात करते हैं। एक ऐसा तूफान जिसने अब तक 18 जिंदगियां हमसे छीन ली हैं। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, तबाही बड़े पैमाने पर है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि तमिलनाडु की सरकार ने बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं, जिससे नुकसान कम से कम हो रहा है। एक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हवाएं क्या कर सकती हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। तमिलनाडु में तूफान वर्धा इसी वेग के साथ आया था, लेकिन सुनामी जैसे विनाश को देख चुका तमिलनाडु इस बार तैयार था और वर्धा के चलते जान माल का नुकसान कम हुआ। दरअसल वर्धा से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर इस खतरे से दो हाथ किए। राज्य सरकार ने तूफान के आने से पहले ही तकरीबन 300 राहत शिविर खोल दिए। तटवर्ती इलाकों में तकरीबन 17,000 लोगों को इन राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। तकरीबन हर इलाके में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया। तूफान आने से पहले ही प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काट दी गई और मछुआरों को भी समंदर में जाने से रोक दिया गया। तमिलनाडु सरकार के साथ ही केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 19 टीम राज्य में तैनात कर दी थी। टीवी, रेडियो के जरिए तूफान से जुड़ी हर जानकारी दी जा रही थी। सेना के 600 जवान, नेवी के 11 युद्धपोत, कोस्ट गार्ड के 10 जहाज, 4 डोर्नियर विमान और 2 चेतक हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के लिए तैनात थे। सरकारों के साथ ही आम जनता के वॉलंटियर्स भी लगातार लोगों को चेताते रहे और इन्हीं कोशिशों के चलते वर्धा तमिलनाडु को बड़ा नुकसान नहीं दे पाया। टीम न्यूज नेशन। कैश बिन 35 दिन, यह है हाल हमारे पूरे देश का। 35 दिन गुजर चुके हैं और अब 15 दिन बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे के, जिसमें कहा गया था कि 50 दिन के भीतर देश की स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आइए जरा दिखाते हैं। 3 दिन की छुट्टी के बाद जब बैंकों के दरवाजे खुले तो नजारा ये रहा। एटीएम में पैसा नहीं है, बैंकों से पैसा निकल नहीं रहा है। न कतारें घटी, न ही पैसा मिला। जिस टाइम बच्चों को छोड़ के उसके बाद आई हूँ, फिर घर जाके दोबारा खाना बनाना है। सारा दिन हमारा बैंक में लग जाता है। कैश के लिए दिल्ली वाले भी जूझते नजर आए।
आज बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हम आपको बता दें, इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हैं और अगर इस मार्केट की बात की जाए तो ये लक्ष्मी नगर की मेन मंगल बाजार रोड है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है और सुबह से ही, यानी सुबह का वक्त है, तकरीबन 9 बजने वाला है और सुबह से ही बैंकों के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी 3 दिन बाद जब बैंक खुले तो लोगों को उम्मीद थी कि कैश मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को निराश होना पड़ा। बैंक के दरवाजे आज भले ही खुल गए हो, पर अभी भी कई एटीएम है जिसके शटर अभी तक नहीं खुले हैं। और आप देख सकते हैं ये HDFC बैंक का एटीएम है वाराणसी के प्रमुख जगहों में से एक गिरजाघर में, जहां पर ये एटीएम अभी भी बंद है। बिहार की राजधानी पटना में एटीएम के शटर बंद रहे। कैश किल्लत की वजह से लोगों को यहां से निराश होकर लौटना पड़ा। एटीएम की तलाश में घूम रहे हैं कि पैसे निकल जाएं और स्थिति ये है कि एटीएम या तो बंद या खाली। लोगों को न बैंक से राहत मिल रही है, न ही एटीएम से। ऐसे में सवाल यही है कि कब सुधरेंगे हालात। टीम न्यूज़ नेशन।